नमस्कार, हिमाचल खबरनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं कैलाश वर्मा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ खास सुर्खियों पर। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर राजभवन में राष्ट्रीय युवा दिवस का आयोजन। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने स्वामी विवेकानंद को अर्पित की पुष्पांजलि। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने संजौली ढली बाईपास के समीप 18 करोड़ की लागत से बने हेलीपोर्ट का किया लोकार्पण। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव प्रदेश मामले के सह प्रभारी तजिंदर पाल सिंह बिट्टू ने किया दावा। कहा, हिमाचल प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की जीत पक्की। उपायुक्त आदित्य नेगी ने कुफरी ढली और मशोबरा का किया दौरा। सड़कों की स्थिति का लिया जायजा। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने लोहड़ी के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी है। राज्यपाल ने अपने बधाई संदेश में कामना की है कि यह त्यौहार प्रदेशवासियों के जीवन में खुशियां व समृद्धि लेकर आएगा। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने संदेश में कहा है कि यह उत्सव हमें अपने प्रियजनों एवं मित्रों के साथ खुशियां बांटने का अवसर प्रदान करता है, जो आपसी भाईचारे को और सुदृढ़ करता है। उन्होंने कामना की है कि यह उत्सव प्रदेशवासियों के जीवन में खुशहाली और समृद्धि लाएगा। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर राजभवन में राष्ट्रीय युवा दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने स्वामी विवेकानंद को पुष्पांजलि अर्पित की। राज्यपाल ने कहा कि आज का दिवस हम सभी के लिए प्रेरणादायी है और इसे राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने भारतीय संस्कृति, परंपराओं और विचारों को युवा अवस्था में देश विदेश में प्रचारित किया और यह हम सभी के लिए अनुकरणीय है। राज्यपाल ने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने हम सभी को देश में समरसता बनाए रखने का संदेश दिया और इसे आगे ले जाना हम सभी का दायित्व है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने संजौली ढली बाईपास के समीप 18 करोड़ रुपए की लागत से बने हेलीपोर्ट का लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना के निर्माण के लिए केंद्र सरकार ने स्वदेश दर्शन कार्यक्रम के हिमालयन सर्किट के अंतर्गत 12 करोड़ 13 लाख रुपए और केंद्र सरकार की उड़ान 2 योजना के तहत 6 करोड़ रुपए प्रदान किए हैं। उन्होंने कहा कि इस हेलीपोर्ट से न केवल प्रदेश में आने वाले पर्यटकों को सुविधा मिलेगी, बल्कि आईजीएमसी के समीप होने से इसका उपयोग आपातकालीन सेवाओं में भी प्रभावी रूप से किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस 3 मंजिला हेलीपोर्ट में सभी प्रकार की आधुनिक सुविधा जैसे रिसेप्शन काउंटर, हेलीपोर्ट प्रबंधन कार्यालय, टिकट काउंटर और वीआईपी कक्ष शामिल है। शिमला में लोगों को अब शहर के बीच ही हवाई सेवा की सुविधा मिलेगी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हेलीपोर्ट का लोकार्पण किया है। इससे पहले हवाई मार्ग से आने वाले पर्यटकों को जुब्बड़हट्टी हवाई अड्डे पर उतरना पड़ता था, जो शहर से दूर है। शिमला से जुब्बड़हट्टी के लिए 1 घंटे से ज्यादा का समय लगता है, लेकिन अब शहर के साथ ही हेली टैक्सी की सुविधा मिलेगी। 18 करोड़ की लागत से इस हेलीपैड को बनाया गया है और अब प्रदेश सरकार उड़ान योजना यहीं से शुरू की जाएगी। यही नहीं, एयर एम्बुलेंस की सेवा के लिए भी इस हेलीपोर्ट का प्रयोग किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि उड़ान 2 योजना के तहत शिमला में अपना हेलीपोर्ट होना आवश्यक था और यहां पर हेलीपोर्ट बनाया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अनाडेल मैदान सेना के लिए है और अब उस पर बाकी उड़ानों का दबाव कम होगा। उन्होंने कहा कि मेडिकल इमरजेंसी में भी इस हेलीपोर्ट का प्रयोग किया जा सकता है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि शिमला में लाखों की संख्या में देश विदेश से पर्यटक आते हैं। यहाँ से कुल्लू, धर्मशाला और मंडी के लिए उड़ान होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये छोटी उपलब्धि नहीं है कि शिमला को अपना हेलीपोर्ट मिला है। वहीं उन्होंने कहा कि जहाँ तक हेली टैक्सी के किराए कम करने का प्रश्न है, तो उसके लिए दिल्ली में संबंधित लोगों से बात की गई है और उन्होंने बात को मानते हुए किराया कम किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हिमाचल और प्रदेश को सुविधा संपन्न बनाने के लिए प्रयासरत है। खुशी है कि शिमला का अपना हेलीपोर्ट यहाँ पर आज से शुरू हो गया और मैं बधाई देता हूँ शिमला वासियों को, हिमाचल वासियों को। इसका उपयोग बहुत बड़े स्तर पर हम करने के लिए प्लान कर रहे हैं। एक तो हमारी उड़ान 2 की सर्विसेज अब जुब्बड़हट्टी से नहीं, यहाँ से शुरू करने की हमारी योजना है
और उसके साथ साथ में जो टूरिस्ट पूरे देश दुनिया से आते हैं, शिमला देखने के लिए आते हैं, उनको जॉय राइड की भी एक सुविधा यहाँ पर हम आने वाले समय में हम करने वाले हैं। और उसके साथ साथ में आने वाले समय में जब एयर एम्बुलेंस की सुविधा के लिए भी अगर हमारी चीज़ें आगे बढ़ती हैं तो उस दृष्टि से इस हेलीपैड का उसके लिए भी उपयोग होगा जी। और जो कभी ये सभी चीज़ों के लिए कोई भी ऑपरेशन करना है, इमरजेंसी में करना है या इसके अतिरिक्त जो है वो दूसरे पर्यटन की दृष्टि से करना है, इसका उपयोग जो है वो सब चीज़ों की टूरिज्म में इसलिए इजाफा होने की संभावना मैं देखता हूँ क्योंकि जुब्बूरहट्टी यहाँ से लगभग 1 घंटे का सफ़र है। 50 मिनट के लगभग लग जाते हैं, 45-50 मिनट लगते हैं। और जब कोई आदमी चंडीगढ़ जाना चाह रहा है तो 1 घंटा अगर उसी में लग जाता है तो ऐसे में आदमी सोचता है कि 1 घंटा और लगा करके 1.5 घंटा और लगा करके मैं बाई रोड वहाँ पहुँच जाऊँगा। तो ऐसे में शहर के बीचों बीच ये सुविधा यहाँ पर हेलीपोर्ट की हुई है और टूरिस्ट जो है अब उसका समय भी बचेगा और एक सुविधा की दृष्टि से शहर के बीच में आकर के उसको आने जाने की सुविधा। किराए की बात है, किराया मुझे एग्जैक्ट मेरे पास वो फिगर नहीं है, लेकिन मैं इतना कह रहा हूँ कि अभी हाल ही में हम दिल्ली जा कर के जो हमारे उड़ान 2 के जो पवन हंस वाले जो इसका ये कर रहे हैं, इसको ऑपरेट कर रहे हैं, तो उनके साथ बातचीत हुई। हमने कहा किराए में कमी करिए और मुझे जानकारी मिली है कि कब कर लिया गया है और 20% कम किया गया है। ये जानकारी यहाँ से चंडीगढ़ से यहाँ शिमला और यहाँ शिमला से धर्मशाला, शिमला से मंडी और कुल्लू। पंजाब दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक मामले पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने इस घटना की निंदा करते हुए कहा कि मामले की जांच पूरी होने के बाद दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। शिमला में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि एक ओर प्रधानमंत्री का काफिला फंसा हुआ था तो दूसरी ओर प्रदर्शनकारी के साथ पुलिस के लोग चाय पी रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक देश दुनिया ने देखी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि बीते 5 जनवरी को पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का कार्यक्रम था और 42,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के उद्घाटन और शिलान्यास होने थे। उन्होंने कहा कि पंजाब के लिए ये महत्वपूर्ण पल था। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत के इतिहास में पहली बार देखा गया कि व्यवस्था के अनुसार प्रधानमंत्री के आने का कार्यक्रम हो तो सारी मूवमेंट के दौरान जब तक प्रधानमंत्री रवाना नहीं होते तब तक प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी होती है, लेकिन बहुत बड़ी चूक प्रधानमंत्री की सुरक्षा में देश दुनिया ने देखी। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे लोग जो कहने के लिए किसान का नाम इस्तेमाल करते हैं, उन प्रदर्शनकारियों ने रास्ता रोककर प्रधानमंत्री के काफिले को आगे बढ़ने नहीं दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब एक स्टिंग ऑपरेशन में बात सामने आई है। एक निजी चैनल की जांच टीम ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा इसे शुरू से ही साजिश मान रही है, ये अचानक नहीं सुनियोजित साजिश थी। मुख्यमंत्री ने मांग की कि जांच पूरी होने के बाद दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाए। 5 जनवरी को पंजाब में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का आने का कार्यक्रम था और उस दिन पंजाब प्रांत के लिए लगभग 42,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के उद्घाटन और शिलान्यास होने थे और पंजाब के विकास के लिए उस दृष्टि से ये एक बहुत महत्वपूर्ण पल था। लेकिन भारत के इतिहास में जो पहली बार देखा गया, एक व्यवस्था के अनुसार जब प्रधानमंत्री जी का किसी प्रदेश में आने का कार्यक्रम होता है और उनके कार्यक्रम की सारी रूपरेखा जो पीएमओ के माध्यम से कम्युनिकेट स्टेट को की जाती है, प्रदेश सरकार की ये जिम्मेवारी बनती है कि उस दौरान सारी मूवमेंट के दौरान और कार्यक्रम स्थल पर और कार्यक्रम स्थल के पश्चात जब तक प्रधानमंत्री जी वापिस रवाना नहीं होते तब तक के लिए सुरक्षा की सारी जिम्मेवारी प्रदेश सरकार के ऊपर, चाहे वो रास्ते में रूट की है, चाहे रास्ते में रूट के अतिरिक्त
सभा स्थल की है और चाहे वो मंच की है। लेकिन विचित्र परिस्थिति हमने तब देखी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम, जिसमें मिनट टू मिनट जो है वो कम्युनिकेट स्टेट गवर्नमेंट को किया गया था, और प्रधानमंत्री जी अपने उस शेड्यूल्ड प्रोग्राम के तहत, क्योंकि मौसम खराब था, मौसम खराब होने की वजह से प्लान 1 से प्लान 2 में उनका वो प्रोग्राम थोड़ा चेंज हुआ और सड़क मार्ग से फिरोजपुर के उस कार्यक्रम के लिए जहां उद्घाटन होने थे, शिलान्यास होने थे, वहां जहां एक सभा भी प्रस्तावित थी, जहां एक सभा भी आयोजित की गई थी, उस कार्यक्रम में भाग लेना था। लेकिन एक बहुत बड़ी चूक प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में पूरे देश और दुनिया ने देखी है। कुछ ऐसे लोग कहने के लिए तो उपयोग वो किसान का करते हैं, लेकिन उसमें जो प्रदर्शनकारी थे वो एक तरह के जो रेडिकल ग्रुप्स हैं, और उन प्रदर्शनकारियों ने रास्ता रोक करके प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम को आगे बढ़ने नहीं दिया। हमारा ये मानना है कि यह कोई संयोग नहीं, बल्कि एक खूनी साजिश का एक रूप था। और हमारा यह भी मान्यता है कि अचानक नहीं, बल्कि ये सब आयोजित था। और हमारा यह भी मान्यता है कि ये कुदरती नहीं, बल्कि एक कॉन्स्पिरेसी थी। और हमारा यह भी मानना है ये स्पॉन्टेनियस नहीं था, बल्कि ये स्पॉन्सर्ड था। और आज मैं इस बात को आपके सामने विशेष तौर से अपनी बात कहने के लिए इसलिए आया कि इस स्टिंग ऑपरेशन में जो एसएचओ और जो डीएसपी सीआईडी जिन जिन लोगों ने भी उनको सुना है चैनल पर, उनको सारी घटना की साजिश का अंदाजा सहज रूप से लग सकता है। दोनों का कहना है कि उन्हें प्रधानमंत्री के रूट पर होने वाले रुकावट को लेकर पहले से ही जानकारी थी। इस जानकारी को दोनों ने ही अपने आला अधिकारियों से, एसएसपी इत्यादि से समय रहते साझा कर लिया था। जानकारी साझा करने के बावजूद भी आला अधिकारियों ने इन जानकारियों को नजरअंदाज किया और बहुत हल्के में लिया, कोई एक्शन नहीं लिया। यह वाक्य दर्शाता है कि प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में पंजाब सरकार ने बहुत बड़ी चूक की है। और मैं समझता हूं कि चूक ही नहीं, बहुत बड़ी एक लापरवाही और मिलीभगती के साथ की है। और वहां के जहां मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की अगर बात कहें, पहले कहते हैं कि मैं कोविड के संक्रमण के किसी व्यक्ति के संपर्क में आया हूं, लेकिन जैसे घटना होती है, घटना के कुछ देर बाद जो है वो बिना मास्क के पत्रकार वार्ता करने के लिए उपस्थित हो जाते हैं। इस प्रकार के इस व्यवहार को कांग्रेस सरकार के जहां कड़े शब्दों में निंदा करती है, वहां इस बात को लेकर के भी हम अपनी बात कहते हैं कि जांच का जो दौर चल रहा है, उस दौर को पूरा करने के पश्चात जो दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए।
उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने बर्फबारी से प्रभावित कुफरी, ढली और मशोबरा का दौरा कर सड़कों की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने यातायात को सुचारू बनाए रखने के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए ताकि ऊपरी शिमला से आने वाले लोगों और पर्यटकों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को मशीनरी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए ताकि आवश्यकता अनुरूप कार्य कर यातायात को सामान्य बनाया जा सके। कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव हिमाचल के सहप्रभारी नियुक्त होने के बाद तजिंदर पाल बिट्टू पहली बार शिमला पहुंचे। शिमला पहुंचने पर यहां पार्टी कार्यालय राजीव भवन में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर और अन्य नेताओं ने उनका स्वागत किया। इस अवसर पर तजिंदर पाल बिट्टू ने शिमला नगर निगम और इसी वर्ष प्रस्तावित विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा किया। तजिंदर पाल ने कहा कि हिमाचल से उनका पुराना नाता है और वह यहाँ की राजनीति से भली भांति वाकिफ है। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में पत्रकारों से मुखातिब होते हुए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव और प्रदेश के सह प्रभारी तजिंदर पाल सिंह बिट्टू ने प्रदेश कांग्रेस की मजबूती की सराहना करते हुए कहा कि हाल ही के 4 उपचुनावों में कांग्रेस की शानदार जीत का एक बड़ा व उत्साहवर्धन संदेश कांग्रेस में पूरे देश में गया है। उन्होंने इस जीत के लिए पूरे संगठन और कांग्रेस नेताओं को बधाई देते हुए कहा कि पार्टी की एकता इसी तरह कायम रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हिमाचल उनके लिए नया नहीं है, वे इससे पहले भी हिमाचल आते रहे हैं और प्रदेश से उन्हें बड़ा स्नेह है। उन्होंने कांग्रेस आला कमान सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सहित राजीव शुक्ला का प्रदेश की जिम्मेदारी देने पर आभार व्यक्त किया। बिट्टू ने कहा कि वे पंजाब से संबंध रखते हैं और यहां विधानसभा चुनाव अगले महीने होने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब में कांग्रेस पुनः सत्ता में काबिज होगी। उन्होंने कहा कि पंजाब विधानसभा चुनावों में हिमाचल से पार्टी नेताओं की ड्यूटी भी लगाई जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोग और नेता कार्यशील और संघर्षशील हैं और उन्हें खुशी है कि उन्हें इस राज्य में पार्टी और लोगों की राजनीतिक तौर पर सेवा करने का पहली बार मौका मिला है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने बिट्टू का स्वागत करते हुए कहा कि उनकी इस नई नियुक्ति से प्रदेश में कांग्रेस को और मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि बिट्टू का ग्रास रूट से संगठन का बहुत बड़ा अनुभव है। राठौर ने कहा कि प्रदेश में मंडी संसदीय क्षेत्र सहित 3 विधानसभा उपचुनावों पार्टी की शानदार जीत से पार्टी कार्यकर्ता जोश में है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में संगठन मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है और सभी एकजुटता के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शिमला नगर निगम के चुनावों में भी जीत हासिल करेगी और विधानसभा चुनावों में भी भाजपा को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएगी। मेरे लिए कोई नया नहीं है, ये देवियों की भूमि है। यहाँ पे मेरी बहुत श्रद्धा रही है और मैं तकरीबन पिछले 15 साल से हर वक्त 31 दिसंबर को चिंतपूर्णी में अपनी रात बिताता रहा हूँ। तो और हमेशा ही ये मन में रहता था कि ऐसी पवित्र जगह पे कोई जिम्मेवारी मिले तो आदमी उसको निभाने के लिए उसमें खुशी एक प्राप्त होती है। तो ये खुशी कांग्रेस हाईकमांड ने और सोनिया जी ने, प्रियंका जी ने, राहुल जी ने मुझे दी है, तो मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। मेरे को हिमाचल की बहुत सारी नॉलेज है, जानकारी है। पंजाब में हम लोग अभी चुनाव में हैं, पंजाब में काफ़ी हेक्टिक है, तो मैंने सोचा कि एक विज़िट कर लेते हैं। कुछ लोगों को यहाँ से पंजाब के लिए ड्यूटी भी लगाना है जिन्होंने पंजाब के इलेक्शन में काम करना है, क्योंकि हमारे हिमाचल के जो सभी लीडर साहबान हैं इनका पंजाब में बहुत असर है। एक तो नेबरिंग स्टेट होने के कारण, दूसरा मैं इनको देख रहा हूँ कि हमारे जो हिमाचल के जितने में समस्त लीडर हैं ये बड़े कार्यशील हैं, संघर्षशील हैं और इन्होंने पिछली बार भी हर बार चुनाव में ये कांग्रेस पार्टी के लिए वहाँ जाके काम करते रहे हैं। हिमाचल का भी चुनाव नज़दीक है क्योंकि पंजाब के तुरंत बाद ही हिमाचल का चुनाव है और मेरे को लगता है कि पंजाब में हम बहुत बड़ी जीत की तरफ अग्रसर हैं, जीत रहे हैं हम, और उसका असर हिमाचल के चुनाव में भी पड़ता है। चाहे आप लोगों ने काफ़ी यहाँ पे मेहनत की और इस बात के लिए मैं बधाई भी देता हूँ कि सारी दुनिया में, देश में नहीं, सब जगह इस बात की चर्चा हुई कि इतनी सेंटर में स्ट्रॉन्ग और इतनी मेजॉरिटी वाली गवर्नमेंट हो, स्टेट में बीजेपी की गवर्नमेंट हो, तो आप लोगों ने ये जो जीत दर्ज की है बाई इलेक्शंस में, इसके लिए मैं आपको बधाई भी देता हूं कि संगठन में एकता हो,
पार्टी कांग्रेस को कांग्रेस ही हराती है। अगर कांग्रेस इकट्ठी रहे तो कोई इसको हरा नहीं सकता है। तो मैं ये आशा करता हूँ कि आने वाले समय में हम लोग, क्योंकि मैं तो इनको यहाँ पे असिस्ट करने आया हूँ, मेरा कोई लीडर पुणे वाला काम नहीं है, मैं बहुत नीचे से आया हूँ, पीछे फैमिली बैकग्राउंड कोई नहीं है कि मैं कोई पॉलिटिकल फैमिली से हूँ या कुछ हूँ। तो मेरे को ग्राउंड लेवल पे मैं NSUI का स्टेट का प्रेसिडेंट रहा हूँ, यूथ कांग्रेस में रहा हूँ, सेवा दल में रहा हूँ, तीनों फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन में मैंने काम किया है। तो मेरे को ग्राउंड लेवल पे DCC प्रेसिडेंट रहा हूँ, बहुत सारे ब्लॉक प्रेसिडेंट रहा हूँ, तो बहुत सारी नॉलेज है ग्राउंड लेवल पे। तो मेरे जो हिमाचल की भी नॉलेज है, जो देखता हूँ कि हमारे यहाँ के वर्कर बहुत स्ट्रांग हैं। अगर लीडर सर जोड़ के इकट्ठे बैठ गए तो हमें कोई हरा नहीं सकता, और बीजेपी को कोई चांस नहीं है कि वो 2-4 सीटें भी ले जाए। तो इसलिए इस काम के लिए, एक ब्रिज बनने के लिए मैं यहाँ पे हूँ। ख़ास तौर पे हमारे सीनियर राजीव शुक्ला जी यहाँ पे हैं, उनके नीचे मैंने काम करना है, जो उन्होंने ड्यूटी लगानी है वो करनी है। सबसे बड़ी प्राथमिकता तो मैडम यही है कि हमने कांग्रेस को जिताना है, तो उसके लिए काम करना है। और ये जो भ्रष्ट सरकार जो आपकी यहाँ पे है, जितना मेरे को पता चला है, तो इसको हटाने के लिए सभी ने बहुत इकट्ठे होके, सबको मैं पहले कह रहा हूँ कि मेरा पर्सनली एजेंडा ये है कि सारी पार्टी इकट्ठी होके चले, तो हमें कोई हरा नहीं सकता। हम पूरी तरह इकट्ठे होके इसको चल के कराएंगे। देखो, मैं आपको बताऊं जी, हमारी कांग्रेस पार्टी में, मैं फिर दोबारा कह रहा हूं कि इतने दिग्गज लीडर यहाँ पे हिमाचल में हैं, और जिन्होंने इतनी बड़ी पार्लियामेंट जीत ली है, जिन्होंने 3 असेंबली जीत ली है, उनके लिए नगर निगम चुनाव कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मेरे को लगता है कि हम बहुत ही प्रचंड मेजॉरिटी से ये नगर निगम इलेक्शन भी जीतेंगे। शिमला को स्मार्ट शहर बनाने के लिए स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत शहर में विभिन्न विकास कार्य प्रगति पर है। शहर में स्मार्ट सिटी से सर्कुलर रोड को चौड़ा करने का काम जोरों से चल रहा है। उपनगरों में फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा है। शहर में पार्किंग की समस्या को देखते हुए कुछ एक वार्डों में पार्किंग का भी निर्माण किया जा रहा है, लेकिन एस्केलेटर, लिफ्ट, केबल ब्रिज जैसी बाकी बड़े प्रोजेक्ट धरातल पर नहीं उतर रहे हैं। नगर निगम समेत बाकी सरकारी महकमे इन कामों में गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं। विकास नगर पार्किंग, बुक कैफे, व्यावसायिक परिसर, दुकानों का निर्माण कार्य जैसे जो प्रोजेक्ट अब तक पूरे हो जाने चाहिए थे, वे अभी तक अधर में लटके हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला को स्मार्ट बनाने के लिए स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत करोड़ों की लागत से विभिन्न प्रोजेक्ट्स को प्रदेश सरकार ने मंजूरी प्रदान की है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शिमला में स्मार्ट फुटपाथ, पार्किंग, बिजली और केबल की तारों को अंडरग्राउंड करने, चैनलाइजेशन ऑफ नाला, सर्कल रोड में सड़कों को चौड़ा करने और फुटपाथ निर्माण जैसे कार्य किए जा रहे हैं, जिसके चलते शहर के विभिन्न हिस्सों में कार्य जारी हैं। मीडिया से मुखातिब होते हुए नगर निगम शिमला के आयुक्त आशीष कोहली ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत होने वाले विभिन्न कार्यों के विषय पर जानकारी दी। ये आपके सामने ही है, और स्मार्ट सिटी के अंतर्गत अब इसका एक विजिबल इम्पैक्ट है जो पूरे शहर में दिख रहा है। जहाँ पे भी रोड हमारे तंग थे, वहाँ पे वाइडनिंग काफ़ी जगह तो हो गई है, और इसके अंदर जहाँ CPWD की लैंड थी, वहाँ CPWD वालों से ये करवाया गया है रोड वाइडनिंग का काम। कुछ PWD ने किया है और कुछ MC ने भी किया है, जो इंटरनल रोड्स हैं, और ये कंटिन्यूसली काम रोड वाइडनिंग का चल भी रहा है और ये दिख भी रहा है। ये अलग अलग काम है, और आप देख रहे हैं जैसे ओल्ड बस स्टैंड पे ही रंजन होटल के पास जो है वो काम चल रहा है, वो हो जाएगा। लिफ्ट के साथ जो वाइडनिंग का काम वो है वो चल रहा है। काफ़ी जगह ये काम हो भी गए हैं और काफ़ी जगह चल रहे हैं। शिमला सिटी में जैसे पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है, उसके अंतर्गत उसके लिए हम स्मार्ट सिटी के अंतर्गत काफ़ी कार्य कर रहे हैं। और बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं हमारे, उसमें आपको पता है IGMC के साथ एक बड़ी पार्किंग वो बन रही है, टेंडर हो गया है, वहाँ पे एक्सकवेशन का काम चल रहा है और उसमें कंटिन्यूसली काम चल रहा है। इसके साथ साथ विकास नगर में भी एक हमारी 11 करोड़ की पार्किंग, उसका भी टेंडर हो गया है और वो काम चल रहा है। उसके साथ साथ MC को कोई 30 के आसपास जो पार्किंग्स हैं, हमने वार्ड्स में वो छोटी छोटी पार्किंग्स बना दी हैं
और इसमें काउंसलर्स की रेगुलर डिमांड आती भी रहती है वार्ड से पार्किंग के लिए, जिसके लिए हमने दोबारा से रिक्वेस्ट की है बीओडी से भी, और बीओडी ने भी कहा है कि जो छोटी पार्किंग्स हैं उनके लिए भी हमें फंड्स उपलब्ध करवाए जाएंगे और काउंसलर्स की डिमांड के हिसाब से वो भी बनाए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ रहे मामलों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार और स्वास्थ्य विभाग ने इससे निपटने के लिए हर स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली है। वहीं चिकित्सकों ने वायरस को हल्के में न लेने की सलाह दी है। आईजीएमसी के प्रशासनिक अधिकारी डॉक्टर राहुल गुप्ता ने कहा कि जरा सी लापरवाही बरती तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। डॉक्टर राहुल गुप्ता ने कहा कि कोरोना से बचाव को लेकर कोविड गाइडलाइन का पालन करें और हर स्तर पर एहतियात और सावधानी बरतें। देखिए, जैसे कि आपको मालूम है कि जो कोविड-19 का नया स्वरूप आया है ओमिक्रॉन के नाम से, ये हिमाचल में नहीं पूरे देश भर में, कल की ही अगर बात करें तो पूरे देश में लगभग 2 लाख मामले जो है वो सामने आए हैं। और उससे पिछले दिन का डाटा अगर हम देखें तो 1.5 लाख के लगभग मामले थे। तो तकरीबन 16% जो केसेस थे एक ही दिन में बढ़ गए हैं। तो ये हम पहले भी बार बार समझाते रहे हैं कि जो पुराने वाला स्ट्रेन था कोविड-19 का या कोरोना का, जिसको हम डेल्टा प्लस बोलते हैं, उसकी भी इन्फेक्टिविटी रेट बहुत ज़्यादा था और ओमिक्रॉन का उससे भी 3 गुना जो है वो ज़्यादा है। तो ये जो डेल्टा प्लस और ओमिक्रॉन है ये एक दूसरे से बहुत जल्दी फैलते हैं। इन्फेक्टिविटी रेट का मतलब ही यही होता है कि अगर कोई एक पॉजिटिव व्यक्ति आता है तो वो कितने औरों को संक्रमित जो है वो कर सकता है। तो जो डेल्टा प्लस था वो 10 से 15 लोगों को संक्रमित कर रहा था, जबकि ओमिक्रॉन जो है वो 30 से 60 और लोगों को अपने साथ संक्रमित कर दे रहा है। तो ये बेसिकली यही कारण है कि जो नंबर ऑफ केसेस है वो एकदम से बढ़ रहा है। और ये चिंता की बात, नए स्ट्रेन आ रहे हैं, ये क्यों आ रहे हैं? इसका कारण सिर्फ एक है कि हम जो वायरस है कोविड-19 उसको मल्टीप्लाई होने का मौका दे रहे हैं। वो मल्टीप्लाई कैसे हो रहा है? जैसे कि एक मरीज, दूसरा मरीज, तीसरा मरीज, उसको एक साधन मिल रहा है, ह्यूमन बॉडी मिल रही है, आदमी का शरीर मिल रहा है कि वो अपनी संख्या को बढ़ा सके। और ये इसलिए ज़्यादा चिंताजनक हो जाता है कि मान लीजिए कि इसकी मल्टीप्लिकेशन जो है, इसका जो संख्या बढ़ रही है, कि मान लो ये 10 करोड़ के बाद अपना 10 करोड़ संख्या हो जाए, उसके बाद अपना जो है वो स्वरूप बदल ले। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ओमिक्रॉन के जो सिम्टम्स हैं, जो लक्षण हैं, ज़रूर थोड़े से कम इसके हैं, जिसके लेके आप ज़्यादा चिंता नहीं कर सकते। पर पर्सनली जो जिस बात की चिंता मुझे खुद को लग रही है वो ये है कि अगर ये संक्रमण इसी गति से फैलता रहा तो इसकी मल्टीप्लिकेशन या संख्या इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि ये भारतवर्ष में एक और नया रूप जो है वो धारण कर लेगा। और वो वाला रूप अगर वो धारण करेगा, शायद वो, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, कि आदमी के शरीर के लिए ज़्यादा घातक साबित हो सकता है। क्योंकि जो डेल्टा प्लस है, डेल्टा प्लस हमारे यहाँ से अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। तो ये एक चिंता की बात है। लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि कम लक्षण होने का मतलब, जो गंभीर स्तर के लक्षण होने का मतलब ये नहीं है कि आप जो है लापरवाही बरते। क्योंकि अगर आप लापरवाही बरतते हैं तो जो मैंने आपको एक इसका हिडन फैक्ट बताया कि एक स्तर के बाद इसका नंबर इतना ज़्यादा अगर बढ़ गया, उसके बाद जो इसने अपना नया रूप लेना है वो आदमी के लिए ज़्यादा घातक हो सकता है। 2 गज की दूरी रखें और साफ सफाई का ध्यान रखें। और जो पिछली लहरों से इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो हमने सीखा था कि बेवजह आप, अगर आपको कोई निहायत ज़रूरी काम नहीं है तो अपनी मूवमेंट को जो है वो रिस्ट्रिक्ट करें, भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाने से बचें। और जो आपकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन है, बेवजह इधर उधर जाना, वो बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपनी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करें। अदरवाइज इतनी संख्या बढ़ जाने के बाद मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में एक जो खतरा सामने आएगा वो ज़्यादा गंभीर होगा। आईजीएमसी में देखिए, हम पहले भी ये बोलते रहे हैं कि आईजीएमसी जो है वो हिमाचल के लोगों का संस्थान है।
तो पहली लहर में भी आपने देखा कि हमने जब शुरू में बेड्स की व्यवस्था की थी तो 70 बेड्स जो थे हमने तैयार किए थे, और जब जब केसों की संख्या बढ़ती गई तो पहली लहर के दौरान जब हमें महसूस हुआ कि केसेस बढ़ रहे हैं तो एक समय पे हमने टोटल जो थे 200 के लगभग जो बेड थे इन लोगों के लिए उपलब्ध करवा दिए थे। और दूसरी लहर में भी जब हमें लगा कि नंबर ऑफ केसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो तकरीबन 333 बेड की व्यवस्था जो थी वो हमने आईजीएमसी में की थी, ताकि लोगों को जो इलाज है वो मिल सके। और इसके पीछे का कारण धीरे धीरे बेड की संख्या बढ़ाने का कारण ये रहता है कि पहली लहर के दौरान भी पूरे भारतवर्ष में गिने चुने संस्थानों में आईजीएमसी भी था कि जिस संस्थान ने कोविड और नॉन कोविड दोनों तरह की बीमारियों के लिए जो थी स्वास्थ्य सुविधा सुचारू रखी थी। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए शिमला जिला में दुकानें अब सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक खुली रहेंगी। जिला प्रशासन द्वारा जारी की गई अधिसूचना के तहत दुकानों को खोलने का समय सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक निर्धारित किया गया है। ढाबे रात 10 बजे तक खुले रहेंगे, जबकि राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित ढाबे सुबह 10 बजे से रात्रि 11 बजे तक खुले रहेंगे। दवा की दुकानों पर किसी तरह की बंदिश नहीं रहेगी। वहीं शिमला व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने कहा कि शहर के व्यापारी ने कोरोना काल में जिला प्रशासन का पूरा सहयोग किया है, लेकिन प्रशासन से यह मांग है कि कोई भी फैसला लेने से पहले जिला प्रशासन व्यापारियों से भी इस विषय पर विचार विमर्श करें। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला सहित विभिन्न जिला प्रशासन ने दुकानों को खोलने का समय तय कर दिया है, जिसके संबंध में संबंधित उपायुक्तों की ओर से अधिसूचनाएं जारी कर दी गई हैं। शिमला जिले में दुकानों को खोलने का वक्त सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक निर्धारित किया गया है। मीडिया से मुखातिब होते हुए शिमला व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजीव ठाकुर ने कहा कि शहर के व्यापारियों ने पहले भी कोरोना काल में सरकार का भरपूर साथ दिया है और अब भी व्यापारी वर्ग प्रदेशवासियों की सुरक्षा को देखते हुए साथ देने को तैयार है, लेकिन सरकार को व्यापारियों पर फैसले थोपने नहीं चाहिए, बल्कि व्यापारियों के साथ बात कर व्यापारियों के सुझावों पर विचार कर फैसला लेना चाहिए, ताकि व्यापारियों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। उन्होंने कहा कि पहले भी कोरोना काल में व्यापारियों को भारी परेशानियों से जूझना पड़ा था, वहीं इस बार भी कहीं व्यापारियों को परेशानी ना हो, इसका भी सरकार को ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने रविवार और शनिवार को दुकान बंद करने के विषय पर कहा कि व्यापारी वर्ग पहले ही परेशान है, वहीं सरकार को दुकानें बंद करने का फैसला ना लेकर दुकान खोलने और बंद करने का समय निर्धारित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि वे अपनी मांगों को लेकर जल्द ही जिला उपायुक्त से भी मुलाकात करेंगे। देखो, जिस प्रकार से कोविड की ये तीसरी लहर चली है ये बड़ी दुखनीय है और हम चाहेंगे कि सारे व्यापारी भाई भी इसमें जो है कुशल रहें। हम सरकार का जो भी आदेश है, हमने पिछली बार जो कोरोना का समय था उसमें भी साथ दिया था और इस बार भी हम साथ देने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार जो है और प्रशासन जो है अगर हमसे मिल करके बैठ करके थोड़ा सा आगे की जो कार्रवाई है क्या करना चाहती है व्यापारियों के साथ क्या टाइमिंग रहेगी, उसके अगर बैठ करके बातचीत करके इसको तय करे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि व्यापारियों की हर व्यापारी की अलग अलग समस्या है और व्यापारी जो है पिछले कोरोना के समय से इतना टूट चुका है कि उसको उभरते हुए अभी समय लगेगा। तो इस करके जो फैसले हैं वो थोपे ना जाएं, बल्कि हमारे साथ बैठ करके फिर तय किया जाए कि कौन से बाजार बंद होने चाहिए और कौन से बाजार खुले होने चाहिए और कौन सी दुकानें जो है नहीं खुलनी चाहिए। देखिए, अभी तो सरकार का कोई ऐसा आदेश नहीं है कि शनिवार और संडे जो बंद रहेगी, लेकिन कई जगह जैसे सोलन है, कांगड़ा है, इन जगहों पे जो है व्यापारियों को मतलब शनिवार और इतवार बंद किया है, जबकि ये गलत है। टाइमिंग चाहे थोड़ी कम कर दी जाए, लेकिन दुकानें जो है क्योंकि दुकानदार जो है सारा खुलेंगे तभी बाजार में काम होता है, अदरवाइज काम नहीं होता है। तो सारे दुकानदार खुलने चाहिए ताकि उनकी रोजी रोटी जो है चलती रहनी चाहिए। देखो, हम तो सभी व्यापारी भाइयों को यही बोलेंगे कि अब जो लहर है ये ज़्यादा खतरनाक है और इससे बचना है तो अपना जो है मास्क और जो दूसरे कस्टमर भी सामान लेने आते हैं उनको भी मास्क के बिना जो है वो सामान ना दें और जितनी दूरी बनाए रखें उतना ज़्यादा बढ़िया रहेगा। गुरुद्वारा सिंह सभा सपरून में जिला सोलन के गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की बैठक आयोजित हुई। हिमाचल प्रदेश शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के सदस्य जसजीत सिंह भिंडर की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई।
बैठक में डगशाई गुरुद्वारा में शहीदों की याद में आयोजित होने वाले समागम को पुनः शुरू करने पर चर्चा हुई। वहीं हिमाचल प्रदेश सरकार के अधीन आने वाले गुरुद्वारों की इमारतों की जर्जर हालत को ध्यान में रखते हुए इनके जीर्णोद्धार के लिए सरकार को एक मांग पत्र सौंपने पर भी फैसला लिया गया। बैठक में फैसला लिया गया कि हर 6 माह में जिला के किसी न किसी गुरुद्वारे में कीर्तन दरबार सजाए जाएंगे। ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੋਲਨ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਪਰੂਨ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਮਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਵੇਂ 1915 'ਚ ਡਗਸ਼ਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਮਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕੰਡਾ ਘਾਟ ਚੈਲ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਭਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਿਮਲਾ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਰਜਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਇੱਕ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਸੋਲਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੰਡਾ ਘਾਟ ਸਪਰੂਨ ਸੋਲਨ ਡਗਸ਼ਈ ਧਰਮਪੁਰ ਸਪਾਟੂ ਤੇ ਕਸੌਲੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਰਵਾਣੂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਨ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਸੰਗਤ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ 2 ਵਾਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਕਦੇ ਪਰਵਾਣੂ ਕਦੇ सोलन कदे कंडा घाट कदे कसौली। हिमाचल खबरनामा के संग में इतना ही। नमस्कार।